जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर देखें, लगभग हो सकता है ये एक हफ्ता हो गया इस खबर को, 6-7 दिन पहले तबलीगी जमात के बारे में, तबलीगी के बारे में एक शब्द आया। उसमें जमात शब्द नहीं था बल्कि तबलीगी और दावा ग्रुप था, समझे। और एक बहस भारत में छिड़ गई कि क्या तबलीगी जमात, क्योंकि तबलीगी को जोड़ दिया तबलीगी जमात से, कि क्या तबलीगी जमात जो है वो मदर ऑफ टेररिज्म है और क्या भारत में भी इसे बैन कर देना चाहिए। अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग सब कुछ है। मैं टाइम नहीं मिल पाया इसके ऊपर डिस्कस करने का, लेकिन आज मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं कि क्या सच में, और सच में मेरा मानना यह है कि हाँ, इनकी हरकतें कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। अच्छा रहेगा, मतलब पता लगेगा और आप हमारे को मोटिवेशन भी मिलता है इस मामले में कि हाँ, लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि क्या तबलीगी जमात भारत में मदर ऑफ टेररिज्म है। तो आंसर इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। असलियत में देखिए मामला क्या है कि तबलीगी के बारे में किसी को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर चाहिए वो ये है कि तबलीग का मतलब एक तरीके का मिशनरी है, एक तरीके का मिशनरी है जो क्रिश्चियंस में भी होते हैं, हर धर्म में होते हैं। और वो ये बंदा जो अल्लाह के संदेश फैलाए, अल्लाह के संदेश फैलाए और इंसान को धर्म की तरफ ज्यादा मोड़े। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। मतलब तबलीगी का यह है कि अल्लाह का या अल्लाह के संदेशों का या अल्लाह की कही गई बातों की पक्का प्रचार करने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रचार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका दूसरा सेक्शन समझिए असलियत में क्या है। जब कोई भी यहां पर प्रचार करने से समस्या नहीं, लेकिन जैसे ही आप एक इंसान के बारे में सोचते हैं तो मैं यहां पर धर्म से कम और इंसान की बात ज्यादा कर रहा हूं। एक इंसान अच्छा बने, अच्छा इंसान बनना कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन ये सोचना कि केवल मेरे ही धर्म में अच्छे इंसान मिलेंगे, मेरे ही धर्म में अच्छा इंसान मिल सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है, ये सोचना गलत बात है। और केवल मेरा धर्म सही है, केवल मेरा धर्म सही है और मेरे धर्म को छोड़कर दुनिया का सभी धर्म बेकार हैं, ये बुरी बात है। अब यहां समझिए ये लोग असलियत में तबलीगी वाले या तबलीगी वाले कर क्या रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो तबलीगी है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये असलियत में चाहते क्या है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही हिडन और लिमिटेड एजेंडा है। कोई ऑथेंटिक बुक या कोई ऑथेंटिक आइडियोलॉजी इनके बारे में नहीं है। जब किसी भी, और ये अपने आप को क्या कहते हैं कि ये मूवमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये मूवमेंट है। जब ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि ये आंदोलन है, तो आंदोलन के पास एक अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी होना चाहिए, समझे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विचार क्या है वो पता हो, किस तरीके से काम कर रहे हैं वो पता हो, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता हो, और वो क्लियर वर्ड्स में हो। और सबसे बड़ी बात यह है इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, इसके डॉक्यूमेंट्स हो, यानी कहीं लिखा हुआ हो, कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो, कहीं इसके बारे में कोई आर्टिकल निकलता हो, कहीं कोई मैगजीन निकलती हो, अखबारों में, थिंक टैंक कुछ तो हो, तभी जाकर ये लोग किसी भी मूवमेंट के बारे में आप पता लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि तबलीगी का जो ऑब्जेक्टिव बताया गया वो असलियत में इस्लाम से रिलेटेड बताया गया, और असलियत में और इसको ज्यादा डीप में लेके जाएं तो सवाल यहां पर यह आ जाता है
कि कहीं ना कहीं ये प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ समाज को मोड़ रहे होते हैं। अब समाज को अगर आप प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ मोड़ रहे हैं तो असलियत में यहां पर दो चीजें या दो सवाल खड़े होते हैं कि प्यूरिटी ऑफ इस्लाम कौन सी वाली। एक प्यूरिटी ऑफ इस्लाम वो जिसके अंदर आप कल्चर की बात कर रहे हैं और उसमें आप ये कह रहे हैं कि 1400 ईयर्स बैक, 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो किस तरीके की लाइफ जी रहे थे उस लाइफ को ही हम कॉपी करेंगे। यानी उन्होंने अगर जो हेयर स्टाइल रखा, जो उन्होंने दाढ़ी और मूंछ का स्टाइल रखा, या जो उन्होंने कपड़े पहने, या जो उनके टाइम पर कपड़े पहने जाते थे, हम वही कपड़े पहनेंगे, वैसा ही लैंग्वेज यूज करेंगे, वैसा ही खाना खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। और दूसरी चीज, प्यूरिटी ऑफ इस्लाम का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम का मतलब यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों के आधार पर इस्लाम स्थापित हुआ या इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ, उन प्रिंसिपल्स को जिया जाए। आप अपने दिमाग से सोचिए, दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग चीजें ये हैं कि आपकी अपनी सोच कहां जा रही है प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के मामले में। कि भाई प्यूरिटी ऑफ इस्लाम में जीना कोई बुरी बात नहीं है। प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के अंदर जब आप जी रही हैं तो असलियत में दो सवालों में से आपको एक सवाल चुनना पड़ेगा कि आप उस कल्चर के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं जो 1400 साल पहले था, जिसके अंदर मोबाइल से लेकर कोई दूसरी चीज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर था, और जो उनकी लाइफ के अंदर कपड़े, खान पान और सब चीजें थी वैसे जिया जाए। लेकिन यहां पर असलियत में जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर ये इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार किया, वो प्रिंसिपल्स यहां गायब हैं। इसलिए आप देखोगे, क्योंकि और दूसरा प्रिंसिपल्स, ये सबसे टफ जॉब है, ये समझना ही अपने आप में चैलेंज है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ को उस लेवल पर जीने के लिए एफर्ट की जरूरत होती है, और उसके लिए ट्रू नॉलेज यानी सही ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ट्रू नॉलेज हमेशा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती है, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती है कि आज उसकी व्यवस्था क्या है, उसमें उस सिद्धांत को कैसे रखा जाए। समय बदलता है ना दोस्तों, तो समय बदलता है, तो यहां हल्कापन समझिए जो असलियत में तबलीगी वालों के साथ समस्या है। प्रिंसिपल समझना चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये जो है वो माइंड गेम है, बुद्धि का काम है, एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, तब जाके उसे समझेंगे, और समझने के बाद सही जब ज्ञान हो जाएगा तो उन प्रिंसिपल्स को आज के पर्सपेक्टिव में चेंज करके लाइफ को बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहां मेहनत ज्यादा चाहिए, और हर आदमी को यह चीज समझ में नहीं आती, और इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फुलफिल नहीं होती। जो राजनीति है ना इनकी, जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं मौलानाओं की, मुफ्तियों की, या ये जो बड़े बड़े धार्मिक लीडर हैं इनकी, वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती। यहां पर इसलिए आम आदमी को, क्योंकि आप सिद्धांत नहीं समझा पा रहे इस्लाम के, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसलिए उस पूरे के पूरे रैले को, पूरा का पूरा जो हुजूम है, उसे ये कहते हैं कि असलियत में जैसे प्रॉफिट मोहम्मद रहते थे, जिन सिद्धांतों पे चलते थे, वो सिद्धांतों की ये लोग बात ही नहीं करते। ये लोग सिद्धांतों की बात नहीं करते, तो ये कहते हैं जिस प्रोसेस में वो जिस तरीके से रहते थे उसे कॉपी करो। और ये अकेला इन इस्लाम के स्कॉलर्स का
जो आज के दिन इस्लामिक जो स्कॉलर्स बने घूमते हैं या इस्लाम के जो विद्वान हैं वो बने घूमते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। असलियत में ब्रॉडर पिक्चर अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, धार्मिक विद्वान हैं, जिन्होंने धर्म को रटा है, धर्म को समझा नहीं है, धर्म को समझा नहीं है, ये उन सबके साथ समस्या है। धर्म को रट लेना, बड़ी बड़े जो क्या नाम है श्लोक हैं, आयतें हैं, रट लेना और धारा प्रवाह उन्हें बोलना उसमें, और धर्म को, उस आयत को, उस श्लोक को, उस वर्ष को आज के पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट करना दो अलग चीजें हैं। यहां पर ये लोग ज्यादा होते हैं जिन्होंने रट रखा होता है, ये लोग जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के अंदर होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब धर्म को समझने वाले बचे नहीं, और ये जो धर्म को रटने वाले हैं, ये धर्म गुरु या फिर जो भी बन के घूमते हैं, ये सारे यहां पर हैं। अब जब ये धर्म को रटने वाले लोग हैं, इनको खुद तो धर्म समझ में नहीं आया, इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के अंदर ये भले ही पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं और कहीं ना कहीं वर्ल्डली जो डिजायर्स भी हैं, यानी इस दुनिया में रहने के लिए जो इच्छाएं हैं वो भी इनको चाहिए, और वो इच्छाएं जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, उन वर्ल्डली डिजायर्स को अगर उठाकर देखा जाए तो उसमें मनी और प्लेजर यानी ऐशो आराम भी इसके अंदर है, और पैसा भी चाहिए, और राजनीति के अंदर दबदबा भी चाहिए। तो ऐसे में इन लोगों को लाइफ ऑफ कॉमन मुस्लिम इससे कोई मतलब नहीं होता। लाइफ ऑफ कॉमन मुस्लिम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। ये लोग इसे यूज देम एज अ वोट बैंक या एसेट, अपने एक प्रॉपर्टी के रूप में भड़का के, इनको भटका के एक प्रॉपर्टी के रूप में बनाए रखते हैं धर्म गुरु। अब यहां ये तिबलिगी जमात वाले क्या करते हैं, ये तिबलिगी वाले असलियत में इन्हीं धार्मिक या रिलीजियस स्कॉलर्स का जो है ये वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं। यानी जो काम मौलाना, मुफ्ती, काजी वगैरह कर रहे हैं, ये घूम घूम कर घर घर जाकर हर आदमी को समझा के आ रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जैसे टोपी पहनना, बुर्का पहनना या इंडियन सिस्टम, मतलब जो पुराने तरीके से मुस्लिम्स रह रहे थे उन सबको छोड़ देना, उन सबको हटवाकर बुर्के और टोपी और ऊंचे पजामे, लंबे कुर्ते, इस तरीके की चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ये असलियत में यही पार्ट है कि लोगों को यह समझाना कि उस कल्चर की तरफ जाओ, प्रिंसिपल्स के ऊपर बात ही नहीं करना। ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स पे बात मत करो। अब क्योंकि आप प्रिंसिपल्स पर बात नहीं करते, इसलिए आदमी मिसगाइडेड है, वो समझ में ही नहीं आ पा रहा, और आदमी क्या हो जाएगा फिर, कंफ्यूज। अब सोचकर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ ये लोग दे नहीं रहे, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इनमें है नहीं, पता नहीं इन्हें, और इनको कल्चरल कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। कल्चरल कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दी है कि यार हम पैदा हुए यहां पर, यहां रहे हैं, यहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जिस कल्चर को फॉलो कर रही है, हम उस कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या है कि असलियत में जो कॉमन मैन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यानी इसके अंदर पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ नहीं है, कल्चरल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये क्या है, कंफ्यूज हो चुका है। अब इस कंफ्यूजन को ये जो तबलीगी वाले हैं ये और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये कह के कि हम तुम्हें
प्यूरिटी ऑफ इस्लाम स्वीकार करवा रहे हैं या बता रहे हैं। अपना फोकस पूरे का पूरा उस कल्चर पर दो जिस तरीके से अरब देशों में 712 के बाद या मतलब 621 के बाद या उस समय पर लोग रहते थे, यानी 1400 साल पहले जो अरब कल्चर था, जो अरब कल्चर 1400 साल पहले था, उस अरब कल्चर के अनुसार रहो। अब आदमी यहां कंफ्यूज हो चुका है कि उस टाइम पर जिस तरीके से रहते थे उस तरीके से आज रहना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात है। फिर वो इसी कल्चरल कंफ्यूजन में उस अरब कल्चर को वो बंदा रिलीजन समझ चुका है। उसको लगा कि ये जो अरब कल्चर है ये रिलीजन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तिलक को, टीके को, जनेऊ को, चोटी रखने को या धोती पहनने को या साड़ी पहनने को धर्म का हिस्सा मान लिया जाए। धर्म कभी भी कपड़े पहनने का सलीका नहीं है। कपड़ा पहनना संस्कृति है, कल्चर है। धर्म है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का पुलिंदा, जो हर सिद्धांतों का एक जो सेट है, वो जिसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को जिन प्रिंसिपल्स पर जिएंगे उससे आपकी लाइफ अच्छी बने, सुधर जाए। लेकिन लोगों की आदत तो कुछ उल्टी है। अब यहां रिलीजन के मामले में अब अरब कल्चर को ही रिलीजन बैन बैठे तो यहां दो चीजों में कंफ्यूजन हो गई कि भाई अपनी लाइफ को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहां इन तबलीगियों ने और कुछ नहीं किया, इस आम आदमी को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी आर्थिक तरीके से देखें कि भाई आर्थिक तरीके के लिए हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे और हर तरीके से आगे इस तरीके से बढ़ेंगे कि लाइफ और बेटर हो। क्योंकि बेटर लाइफ जो होगी उससे बेटरमेंट आगे बढ़ेगा। मतलब बेटर लाइफ होने से क्या होता है कि इंसान अच्छे तरीके से जी सकता है, तरक्की करता है। अगर आप देखेंगे ऑटोमन्स, अरब्स, पूरी दुनिया स्पेन तक चले गए क्योंकि वो मॉडर्न थिंकिंग के साथ जी रहे थे। उन्होंने लाइफ को या रिलीजन को बर्डन की तरह लेने की जगह लाइफ और रिलीजन के प्रिंसिपल्स को समझा, कल्चर की जगह प्रिंसिपल्स को समझा। जो अच्छी चीज थी उसे अपनाया, जो बुरी चीज थी उसे छोड़ दिया। फिर ऑटोमन्स आए, ऑटोमन्स ने भी यही किया, अच्छी चीज को अपनाया, बुरी चीज को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गई कि भाई रिलीजन इन लाइफ। अब ये जो तिबलिगी जमात वाले हैं ये असलियत में ये आपको ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ जो भी है वो रिलीजन है। क्योंकि स्वर्ग की हूरें तुम्हें, जन्नत की हूरें तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही हैं। यहां कहां तुम मैली कुचैली औरतों और मैली कुचैली दुनिया के साथ अपना जीवन बिता रही हो। अब इन्होंने यहां रिलीजन को प्राइमरी कर दिया इकोनॉमी से। इंसान इस दुनिया में धर्म के साथ साथ अर्थ यानी पैसे के जीवन दम पे ही जीता है, वरना जीवन झंड हो जाती है, बेकार हो जाती है। ये कोई भी पढ़ा लिखा इंसान मानता है। अब इन्होंने क्या किया, यहां इकोनॉमिक लाइफ से इंपॉर्टेंट बना दिया रिलीजन को, धर्म को, और धर्म के साथ यहां एक माइंडसेट बन जाता है। जब इंसान धर्म को देख रहा होता है, सिर्फ धर्म के अनुसार चल रहा होता है और दुनिया में हर घटने वाली घटना को धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देता है, दुनिया की घटने वाली हर घटना को धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देता है, उस माइंडसेट से देखना शुरू कर देता है, तो यहां पर एक फियर फैक्टर जनरेट जानबूझकर किया जाता है। फियर फैक्टर कहो या थ्रेट टू रिलीजन कहो। इन तबलीगियों ने पहले किया कि प्यूरिटी ऑफ इस्लाम से एक माइंडसेट डेवलप कर दिया कि हमारा धर्म जो है हम उसको देखेंगे, इकोनॉमी को बाद में देखेंगे। यानी धार्मिक माइंडसेट था,
माइंडसेट डेवलप हो गई, धार्मिक मानसिकता डेवलप हो गई, विकसित हो गई, रिलीजियस माइंडसेट डेवलप हो गया, और उस रिलीजियस माइंडसेट में अब ये तबलीगी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिलीजन इज इन डेंजर। फियर फैक्टर क्या माइंडसेट बना रखा है कि थ्रेट टू रिलीजन, या फिर यूं कहेंगे इस्लाम इज इन डेंजर। और दुनिया के अंदर हर जगह जा जाके, घरों के अंदर, क्योंकि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है ना। इस मूवमेंट के बारे में भी क्या है किसी को नहीं पता, कहीं लिखा ही नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई थीसिस नहीं है, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ जो अहंकार, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वॉलंटियर्स का एक रैला खड़ा कर दिया, जिसको ये कहा कि इस्लाम का प्रचार करो, कौन सा करो पता नहीं, हर वॉलंटियर अपने दम पे प्रचार कर रहा है। और आम आदमी को भड़काऊ चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और इन्हें अपने नंबर बनाने हैं, तो नंबर बनाने के लिए अब ये भड़का रहे हैं। भड़का क्या रहे हैं? इस्लाम इज इन डेंजर। इंडिया में क्या कहेंगे? हिंदू दुश्मन। इंडिया में क्या कहेंगे? हिंदू दुश्मन है, समझे? प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के नाम पे बुर्का पहनो। बुर्का क्या है? धर्म का हिस्सा नहीं है, कल्चर है। धर्म का सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और डिग्निटी ऑफ लेबर, कर्म का सम्मान करो, मानवता का सम्मान करो। उस मानवता को मुस्लिम उम्मा बना दिया, और मुस्लिम उम्मा में मुसलमान केवल वो जो कुरान माने। फियर फैक्टर क्रिएट कर दिया। फियर फैक्टर जब क्रिएट कर दिया रिलीजियस माइंडसेट के आदमी को, जब धर्म के नाम पर डर लगने लगे कि मेरा धर्म खतरे में है, तो वो असलियत में यहीं से एक सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म हो जाता है। यहीं से ये सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म हो जाता है। और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये एक रिक्रूट की तरह काम करता है, उनके सिपाही की तरह काम करता है कि ये हमारा सिपाही है। और जब ये रिक्रूट की तरह काम करता है तो समझिए असलियत में क्या हुआ। असलियत में अब इसे उल्टा समझो, ये टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म एक माइंडसेट है। माइंडसेट होता है, इस माइंडसेट के अंदर वॉर फॉर रिलीजन के नाम पर ये लड़ा जाता है। वॉर फॉर रिलीजन, क्योंकि हर टेररिस्ट के दिमाग से आप पूछिए कि वो धर्म के नाम पर लड़ रहा है। और इस माइंडसेट को असलियत में क्रिएटेड बाय तबलीगीज ऑन द नेम ऑफ प्यूरिटी ऑफ रिलीजन। यहां आप इंडिया के अंदर जो हिंदू मानसिकता या हिंदू माइंडसेट डेवलप करने वाले हिंदू रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो भी काफी हद तक इसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए फियर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए फियर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसे में फियर फैक्टर क्रिएट हो चुका है, माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? प्यूरिटी ऑफ रिलीजन वाला। और उस प्यूरिटी ऑफ रिलीजन में क्लियर वर्ड्स में कह दिया इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम इज इन डेंजर। और जैसे ही ये कहा गया कि इस्लाम इज इन डेंजर, तो क्या होगा? इस्लाम इज इन डेंजर तो क्या होगा? जैसे ही ये कहा गया कि इस्लाम इज इन डेंजर, तो यहां से असलियत में माइंडसेट क्रिएट हो चुका है ना। यहां से छोटे छोटे कोई भी इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट जैसे कि दिल्ली राइट्स। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं इन सभी इलाकों में जा चुका हूं। जितने हिंदुओं का नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली जितना मुसलमानों का नुकसान हुआ है, लगभग उतना ही हिंदुओं का नुकसान भी हुआ है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जहां पर मुस्लिम्स भी उतना ही दंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जितना हिंदू दंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर आदमी अपनी गलती नहीं मानता, और यहां पर विक्टिम अपने आप को मानता है, अपने आप को पीड़ित मानता है। और यहां असलियत में दिल्ली रायट्स के पीछे, दिल्ली दंगों के पीछे अगर देखें तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक फियर थी।
फ्रस्ट्रेशन ये था कि मेरे घर के बाहर की सड़क रुक जाएगी। आप एक काम करें, आप अपने चाचा के घर के बाहर टेंट लगा के बैठे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और खाली बैठे रहें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हिंदू देख रहे हैं चाहे मुसलमान, अपने चाचा के घर के बाहर टेंट लगाएं और 1 हफ्ते तक बैठे। चाचा तुम्हारा सर फोड़ देगा। 1 दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, तीसरे दिन सर फोड़ देगा। उसके घर का रास्ता रोक दिया, उसकी दुकान के बाहर टेंट लगा के बैठ जाओ, उसकी दुकान का रास्ता रोक दिया। अब जब आपने घर का रास्ता रोक दिया, दुकान का रास्ता रोक दिया, तो वो मारेगा तुम्हें पकड़ के। जब आपके चाचा आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो एक दूसरी कम्युनिटी के अंदर ये फियर फैक्टर क्रिएट हो गया कि अगर ये इन सड़कों के ऊपर बैठ गए, जाफराबाद, चांदबाग वगैरह की, तो यहां तो हमारे रास्ते रुक जाएंगे। और दूसरी तरफ फियर फैक्टर ये क्रिएट हो गया, फ्रस्ट्रेशन तो थी ही, फियर फैक्टर भी क्रिएट हो गया कि फ्रस्ट्रेशन ये थी कि 3 महीने से मान नहीं रहे, 4 दादियां बिठा रखी हैं, पता उनके कुछ है नहीं, मिसगाइडेड आंदोलन शुरू कर दिया। यहां पर फॉरेन फोर्सेस क्रिएट होती है। शर्जिल इमाम जैसे लोग मलबा डालने वाली बात करते हैं। नतीजा क्या हुआ? विक्टिम कार्ड होता है और माइंडसेट रिलीजियस है। ऊपर से तुमने कह दिया, अब रिलीजियस माइंडसेट हर मामले को धर्म के चश्मे से देखेगा। अब क्योंकि लड़ाई हुई तो हर मामले में छोटी बड़ी बात में वो ये कहेगा क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूं इसलिए मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। यहां से हर कोई हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन बहुत से लोग हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत से हथियार नहीं भी उठाएंगे तो उसका स्लीपर सेल रखेंगे। और स्लीपर सेल रखने के साथ साथ क्या करेंगे? या तो एक वॉरियर बनेगा, जिहादी जिसे आप कहते हैं। एक जिहादी वो है जो कि मतलब फाइट कर रहा है, और दूसरा इसका है स्लीपर सेल जो इसकी मदद कर रहा है, और तीसरा है सिंपैथी रखने वाला जो कुछ भी ये जहादी करेगा उससे सिंपैथी रख के ये कहेगा कि इसने जो कुछ भी किया ठीक है, एटलीस्ट मैं खुलकर इसके साथ नहीं हूं लेकिन साथ जरूर हूं। यहां से और यहां से इनको लगातार सप्लाई मिलती रहती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसमें फ्यूल भरने का, इसे भड़काए रखने का काम ये तबलीगी वाले करते हैं। यार सिर्फ तबलीगी वाले नहीं, तबलीगी जैसी मानसिकता रखने वाला अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी करता है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी करता है, और सिखों के अंदर तालिबान वो खालिस्तानी समर्थक हैं तो वो भी करते हैं। और दुनिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फलती फूलती रहती हैं, आम आदमी उनका शिकार बनता रहता है। क्योंकि इस्लाम के अंदर इस समय पर टेररिज्म, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके ऊपर टेररिज्म के आरोप ज़्यादा हैं, और जिस तरीके से तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान या हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं ये इनके हाईलाइट ज़्यादा है, तो ये माना जा सकता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तबलीगी वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये तबलीगी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मे बी पॉसिबल इसी माइंडसेट से डरते हुए या इसी माइंडसेट की वजह से सऊदी अरेबिया ने इन सब के ऊपर बैन लगा दिया। अब आने वाले समय में ये कितना सपोर्ट कर पाते हैं या कितना नुकसान कर पाते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी है वो बड़ा खतरनाक है। जो भी है, जैसा भी है, वो सब बड़ा खतरनाक है, और आगे आने वाले समय में क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन जितना भी एक और ओवरऑल एनालिसिस है उसमें साफ नजर आ रहा है, तबलीगी इज द मदर ऑफ टेररिज्म इन all of this world, whole of this world, and Saudi Arabia has started the process of kicking them out of their country. सऊदी अरेबिया ने एक इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को लात मार के बाहर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इस तरीके की मानसिकता के खिलाफ भारत सरकार के दुनिया की सभी सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए कि भाई प्रिंसिपल्स पर बात करो, कल्चर पर नहीं, और कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल मत करो। रेशनल नॉलेज, तर्क संगत शिक्षा की बात करो। धर्म जरूरी है, लेकिन अगर एक इंसान के पेट में रोटी नहीं है या वो सिर्फ और सिर्फ रोटियों पर ही जिंदा है और जीवन के बाकी हिस्सों में तरक्की नहीं कर पा रहा, तो धर्म मिसगाइड करता हुआ ज्यादा नजर आएगा और धर्म जो है वो खतरनाक बन जाएगा। ये समझाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।